अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा कि मरियम नवाज की टोटल लाहौर में कितनी प्रॉपर्टी मंजरेआम पर आई है। नंबर टू, आज के व्लॉग में आपको ये भी बताऊंगा कि जो पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया है उसके बाद पीटीआई क्या करने जा रही है। नंबर थ्री, दानियाल अजीज किस बात पर डट गए, यानी अपनी जमात को उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं, उसके पीछे क्या हकीकत है, उन्हें कौन इंस्टिगेट कर रहा है, आज के व्लॉग में ये भी आपको बताऊंगा। और आखिर में बात करेंगे जरताज गुल साहिबा का, ये रो पड़ी हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा का। मरियम नवाज साहिबा, हम उनको माजी में सुनते आए, वो उनकी जुबान पे एक जुमला होता था कि मेरी लंदन तो क्या, लाहौर में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हम उनकी प्रॉपर्टी निकाल के ले आए हैं। मरियम नवाज के लाहौर के असासे जो है ना, जो उनकी जमीन अराजी की जो कीमत है वो 84 करोड़ 25 लाख 84 हजार है। ये मरियम नवाज शरीफ वो हैं जो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। और इनके अगर कारोबार की बात की जाए तो मुझे नहीं पता जी इनका कारोबार क्या है। मरियम नवाज ने अपने भाई हसन नवाज से 2 करोड़ 84 लाख की रकम कर्ज भी ली है। इतने पैसे उन्होंने अपने भाई को देने हैं, ये उन्होंने कर्ज की सूरत में, जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा इस पैसे का। इस तमाम चीज को देखते हुए ना, NA 119 से पीटीआई के नदीम शेरवानी साहब ने यह अपील दायर कर दी है कि मरियम नवाज के जो असासे हैं वो उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते, यानी असासे ज्यादा हैं, आमदन कम है। अभी आमदन कम कैसे है, ये वो अपील में गए हैं। ये एक केस लगेगा, उसकी समाअत होगी, उस पर दलाइल दिए जाएंगे, मरियम नवाज को बुलाया जाएगा, उनके वकील हाजिर होंगे क्योंकि वो खुद तो आएंगी नहीं। तो वो फिर सामने ये चीज आएगी, उनकी तरफ से मौकफ सामने आएगा कि भाई ये मेरे बिजनेस थे, और इस तरह से मैंने ये पैसे कमाए हैं, और ये पैसे मैंने कमाए हैं, जो मैंने प्रॉफिट आया है उसकी मैंने ये 84 करोड़ 25 लाख 84 हजार रुपया जो मैंने आपको बताया सिर्फ लाहौर में है। ये सिर्फ लाहौर की है भाईजान, ये सिर्फ लाहौर की हद तक है। अभी आपने इस्लामाबाद इसमें मेंशन नहीं है, इसमें पाकिस्तान का कोई दूसरा शहर मेंशन नहीं, अभी तो लंदन की बात नहीं हुई, अभी तो अमेरिका की, दुबई की, किसी दूसरी जगह की, सिर्फ लाहौर की बात है। अच्छा, ये तो भी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है मरियम साहिबा के साथ। होना वैसे कुछ भी नहीं है, पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश कह लें आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हाथ धो के पीछे पड़ गया पीटीआई के। अब ये सियासी चाल किस तरह चली जाती है पीटीआई की जानिब से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गौहर खान ने बहरहाल जो इससे पहले, इस फैसले से पहले जो चेयरमैन पीटीआई थे, उन्होंने कहा जी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर हमें बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनकी एक बहुत बड़ी कसीर तादाद है नाजरीन, जो बल्ले के ऊपर मोहर लगाने के लिए बेताब थी, है, और शायद आइंदा भी रहेगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि अगर वो आज़ाद हैसियत से जाते हैं पीटीआई के वर्कर, पीटीआई का उम्मीदवार, तो क्या पीटीआई का वोट बैंक मुतासिर होगा? मुझे लगता है मुतासिर मुतासिर नहीं होगा। ये जितनी उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है ना पीटीआई के खिलाफ, उनके वर्कर्स प्लस ऑलरेडी उनके साथ हैं, लेकिन इससे वो तबका जो पीटीआई से नफरत करता था, मेरा ख्याल है कि शायद वो भी अब पीटीआई को वोट देने के लिए बाहर निकलेगा। जैसे पीटीआई के लोग बाहर निकलते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। जैसे ही पीटीएम के लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें अवाम पकड़ लेते हैं, जी आए जी, आए जी, मैदान में आ जाए, आपने जो 16 महीने की हुकूमत की है उसमें आपने पाकिस्तान की अवाम को क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। दानियाल अजीज साहब डट गए हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं, जो मेरे मुझे अपने पार्टी ने जो शोकाज जारी किया है ना, उसका जवाब यही है कि मैंने पार्टी की कोई खिलाफ वर्जी, कोई जो नज्म ज़ब्त था उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की, इसलिए मैं अपने मौक़िफ़ पर अभी भी कायम हूँ कि महंगाई की वजह एहसन इकबाल साहब, ये आपस में फट गए हैं, नून लीग वाले फट इसलिए गए हैं दानियाल अजीज साहब को, इसलिए अब ये चीज़ें याद आ रही हैं क्योंकि ये टिकट का मामला है। एहसन इकबाल साहब अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट चाहते हैं, दानियाल अजीज साहब अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट चाहते हैं, तो ये हल्का एक ही है, लेकिन इसके ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं, अब एक दूसरे को गंदा किया जा रहा है। आखिर में बात करेंगे सरताज गुल साहिबा का, आज वो पेश हुई हैं, सामने आई हैं तो वो रो पड़ी हैं। उन्होंने कहा जी मुझे माफ़ कर दें, खुदा का वास्ता, मैं 9 मई के वाक़ये की मज़म्मत करती हूँ, उस पे माफ़ी माँगती हूँ। माफ़ी माँगी उन्होंने। उन्होंने रोते हुए कहा कि जी मुझे मेरी जो ज़मानत है ना, वो मंज़ूर की जाए, और बाहर पुलिस खड़ी है मुझे गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस को रोका जाए कि वो मुझे गिरफ्तार ना करे। मैं हर तरह से 9 मई के ऊपर माफ़ी माँगती हूँ। ज़रताज गुल साहिबा, जो आपने किया वो तो आपको भुगतना पड़ेगा।
آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کسی ایک سیاسی شخصیت کے پیچھے لگ کے، مجھے نہیں پتا آپ کو کس نے کہا تھا آپ پیچھے لگ کے آپ یوں انسٹیگیٹ ہوں اور آپ قانون کو ہاتھ میں لے لیں. بھائی جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا، جس نے عسکری تنصیبات کے اوپر اٹیک کیے ہیں، سزا تو انہیں ملے گی، بے شک وہ اس کا کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق ہے. تو قانون کو اتنی جلدی ہاتھ میں نہیں، اتنی جلدی کا ویسے بھی نہیں لینا چاہیے قانون کو ہاتھ میں. قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے. اور میں نے اپنی ہوش سے اب تک یہی دیکھا ہے کہ جس نے بھی قانون سے یا حکومت وقت سے ٹکر لی ہے نا، وہ پاش پاش ہی ہوا ہے. چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، وہ آصف علی زرداری ہو، کاف لیگ ہو، وٹ ایور، کوئی لوگ بھی ہوں، کسی بھی سطح کے لوگ ہوں، بھائی جان پنگا نہیں لینا آپ نے کسی بھی طرح سے. تو ابھی آنے والا وقت بتائے گا کہ آپ کے لیے الیکشن میں کتنی سختیاں آتی ہیں. پاکستان کا ناظرین اللہ ہی حافظ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مہنگائی کی آپ صورتحال دیکھ لیں. بہرحال امید ہے کہ یہ جو الیکشن آئے گا، جب بھی ہوگا، ابھی بھی اس الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان ہے. یہ جب بھی الیکشن ہو، اللہ کرے، میری تو دعا ہے کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہو. آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ایک نئے ولاگ میں ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.